Hi, beautiful doctors. Welcome back to this cancer series for NEET PG. And today I'll be discussing parathyroid cancers. Yesterday I had discussed thyroid cancers, and today I'll be discussing parathyroid, all the PYQs and all the important indications and contraindication related to surgery, adenoma, hyperplasia, everything. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले बेसिक एनाटमी और बेसिक पॉइंट से जो अभी तक नीट पीजी में पूछे जा चुके हैं. सो फर्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव फ्रॉम विच पैराथायरॉयड इज डिराइव्ड. सो दे आर थर्ड फेरेंजियल पाउच एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पाउच है, क्लेफ्ट है या फिर आर्क है. सो इट इज नॉट द आर्क, इट इज द पाउच फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड. सो दो पाउचेज हैं, फर्स्ट इज थर्ड एंड सेकेंड इज द फोर्थ. सो जो थर्ड फेरेंजियल पाउच है वो डिराइव करता है इंफीरियर पैराथायरॉयड को, और जो फोर्थ होता है वो सुपीरियर पैराथायरॉयड को डिराइव करता है. तो इसका जो निमोनिक है वो क्या है? जो फोर्थ का निमोनिक देखो आप पहले कि पहला निमोनिक है सुपारी, तो सु फॉर सुपीरियर एंड पी इज लाइक फोर. ओके, सो जब हम प देखते हैं हिंदी में, सो दैट इज लाइक फोर. सो सु फॉर सुपीरियर एंड प इज लाइक फोर, तो दैट इज फोर्थ फेरेंजियल पाउच. एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड में क्या है इसका निमोनिक? तीन. So the is like 3 in Hindi, and E for inferior, E for I for inferior. Okay, so third pharyngeal pouch inferior parathyroid and fourth pharyngeal pouch superior parathyroid. Okay, now come to the arterial supply. So inferior thyroid जो artery होती है वो supply करती है सारे parathyroid को, superior को भी और inferior को भी. तो पीवाईक्यू पॉइंट क्या है कि कभी भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी ही सिंगल आर्टरी होती है जो कि पैराथायराइड को सप्लाई करती है. अगर आपने इंफीरियर थायराइड आर्टरी को ही लाइगेट कर दिया तो पैराथायराइड की ब्लड सप्लाई तो चलेगी. अगर पैराथायराइड की ब्लड सप्लाई चलेगी तो फंक्शन कैसे होगा? कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम का जो बैलेंस है वो मेंटेन कैसे होगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट नहीं करना है. और मैंने थायराइड कैंसर में भी बताया था कि जो आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इनको हम क्या करते हैं? इनको हम क्लोज टू ग्लैंड लाइगेट करते हैं. ओके, इनको हम क्लोज टू ग्लैंड लाइगेट करते हैं हमेशा, अगर करने की जरूरत पड़ी तो. ओके, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी की अगर हमें लाइगेट भी करनी है तो कौन सी ब्रांच लाइगेट करेंगे? कैप्सुलर ब्रांचेस लाइगेट करेंगे. ओके, तो हम सिर्फ ओनली कैप्सुलर ब्रांचेस लाइगेट करेंगे, मेन आर्टरी को लाइगेट नहीं करेंगे, और रीजन मैंने आपको बता चुका हूं. नाउ कम टू दी हाइपर पैराथायरॉइड के सिम्टम्स. सो फर्स्ट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्यों होंगे? क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होगा, जो बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा ज्यादा, तो उसकी वजह से बोन वीकनिंग शुरू हो जाएगी. बोन वीकनिंग होगी तो क्या होगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा. दूसरा, कोलिकी पेन ऑब्वियस है, अगर बोन में अगर दिक्कत होगी तो बोनी पेन्स होंगे. ठीक है, कोलिकी पेन्स होंगे ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया. ओके, नाउ सब पेरियोस्टियल bone resorption in second and third. Okay, in second and third phalanges, in second and third phalanges. Okay, in the radial aspect, radial aspect of second and third phalanges से सब पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्प्शन शुरू होगा. जैसे कि मान लीजिए ये phalanges है, तो यहाँ पर क्या होगा? कैविटीज बननी शुरू हो जाएंगी, सब पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्प्शन जो होगा वो शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इसकी सारी इमेजेस आपको गूगल पे मिल जाएंगी. मैंने अभी इमेजेस ऐड नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, इतना टाइम नहीं था मेरे पास. So just I am discussing the important and all the PYQ points without the images. Okay. And third is salt paper skull. Salt paper skull. So different skull की images भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी. Salt paper skull में क्या होगा कि यहाँ पर bone resorption होगी. Due to bone resorption, salt paper like cavities बन जाएंगी skull के अंदर. Salt paper like cavities बन जाएंगी skull के अंदर. And next is osteitis fibrosa cystica. So it is the metabolic disorder. It is the metabolic disorder of the bone. It is also called von Reckling-Hossen's disease. Okay, it's just name. Now coming to the other, band keratopathy. Band keratopathy in the opthal complication क्या होगी? बैंड कैरेटोपैथी होगी. जो कॉर्निया होगी, कॉर्निया के आगे डिपॉजिट्स ऐसे कैल्शियम, दिस इज द प्यूपिल, और उसके आगे कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स ऐसे ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बैंड कैरेटोपैथी. एंड दिस साइकेट्रिक ओवरटोन्स, जो पेशेंट होगा ना वो साइकेट्रिक पेशेंट जैसे बिहेव करता है उस तरीके से चीखेगा ड्यू टू पेन. ओके, एंड लास्ट इज पेनक्रेटाइटिस ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया. पेनक्रेटाइटिस ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ से, ये आपको याद रखना है. कॉजेस हाइपरकैल्सीमिया कॉजेस पेनक्रेटाइटिस, बट pancreatitis
but pancreatitis causes hypocalcemia. But pancreatitis causes hypocalcemia. Hypercalcemia gets due to hypercalcemia. When there is hypercalcemia, calcium starts depositing into pancreas and causes pancreatitis. And when pancreatitis occur, it will cause hypocalcemia. Okay, very important for the PYQ. Very important, very important. Okay, very very important. Now come to the primary hyperparathyroidism. प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का क्या मतलब है कि जो पैथोलॉजी है ना, जो पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी है, इट इज दैट इज ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, जो बेसिक पैथोलॉजी है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर है, रीनल में नहीं है, किडनी में नहीं है, किसी और सिस्टमिक ऑर्गन में नहीं है, पैराथायरॉयड के अंदर ही जो पैथोलॉजी है वो है, जिसकी वजह से इश्यूज पेशेंट को आने शुरू होंगे। सो टू टाइप्स में हो सकता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, टू डिसीजेस की वजह से, एडिनोमा या फिर हाइपरप्लेजिया। एडिनोमा का मतलब है ट्यूमर। ठीक है, एडिनोमा का मतलब है कि जो साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो दोनों का मैनेजमेंट जो है डिफरेंट है, दोनों की चीजें डिफरेंट है। कैसे देखना है अब, कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन सब देखते हैं। दोनों के अंदर ही क्या होगा, कैल्शियम रेज होगा, कंफ्यूजन होगी, पेशेंट को वोमिटिंग होगी। दिस ऑल सिम्टम्स ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया। सारे के सारे सिम्टम्स पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया की वजह से ही आएंगे। फर्स्ट और ईसीजी में क्या होगा कि इंक्रीज पीआर इंटरवल एंड डिक्रीज क्यूटी इंटरवल। सो व्हाट इज पीआर इंटरवल? पीआर इंटरवल क्या होता है? पीआर इंटरवल इज डीप from depolarization of atrium from depolarization of atrium to depolarization of ventricles, to depolarization of ventricles. Okay, and QT interval क्या होगा? From depolarization of ventricles to repolarization of ventricles. ठीक है, सो व्हाट इज पीआर इंटरवल, व्हाट इज क्यूटी इंटरवल, यू हैव टू रिमेंबर। और इसमें क्या होगा कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा और जो क्यूटी इंटरवल है वो कम हो जाएगा। क्यूटी इंटरवल कम हो जाएगा, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ अगर इफ मैन वन एसोसिएटेड सिंड्रोम है तो उस केस के अंदर हाइपरप्लेजिया ज्यादा कॉमन रहेगा। सो दिस इज अगेन द पीवाईक्यू फॉर आईएनआई। अगर मैन वन के आपको सिम्टम्स दे रखे हैं पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर हाइपरप्लेजिया मोर कॉमन होगा देन दी एडिनोमा। ओके, हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारे। उसके अलावा अदर सिम्टम्स क्या, कंफ्यूजन होगी, वोमिटिंग होगी, पीआर इंटरवल इंक्रीज करेगा, क्यूटी इंटरवल डिक्रीज करेगा। मैन वन अगर एसोसिएशन है तो उसमें हाइपरप्लेजिया मोर कॉमन होता है रादर देन दी एडिनोमा। नाउ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट इन दी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट कि रेडिएशन टू द नेक का आपको हिंट मिलेगा। और मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है, दिस इज दी आईएनआई नीट पीवाईक्यू आस्क्ड अगेन एंड अगेन, टेक्नीशियम 99 सिस्टा मीबी स्कैन, बिकॉज द सेल्स विच आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, दे, जब हम इस केमिकल को बॉडी के अंदर डालते हैं तो जो भी सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होते हैं, जो भी ऑर्गन या फिर जो भी टिश्यू अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होगा, वो डेफिनेटली इस केमिकल को अपटेक करेगा और फिर उसके बाद जो हम स्कैन करेंगे वो लाइटन अप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, सॉरी, नॉट फॉर द पैराथायरॉइड हार्मोन बट फॉर द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, नाउ ऑल्सो फॉल्स पॉजिटिव इन वॉर्थिन ट्यूमर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स के अंदर, पैरोटिड के ट्यूमर्स में, कि इट इज आल्सो फॉल्स पॉजिटिव इन वॉर्थिन ट्यूमर्स व्हिच आर आल्सो रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, व्हिच आर आल्सो रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ स्पेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड, अगर एग्जाम में दिया जाता है आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, तो आपको क्या मार्क करना है, टेक्नीशियम 99 मोर देन स्पेक्ट। बट अगर आपको एग्जाम में दिया था कि क्या स्पेक्ट को यूज कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यस, स्पेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड, अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। नाउ कमिंग टू दी मैनेजमेंट पार्ट, 100% इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट इज दी सिम्टोमेटिक पेशेंट, एक है एसिम्टोमेटिक पेशेंट। पहले सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को देखते हैं। क्या है कि अगर कैल्शियम इंक्रीज तो हमें पहले हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स को मैनेज करना है, क्योंकि वेन एवर देर इज हाइपरकैल्सीमिया तो हम दो चीजें से उसको कर सकते हैं। कैसे? अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको यूरिन के थ्रू वॉश आउट कराना है। और उससे पहले हाइपरकैल्सीमिया को जब हम, अगर हम किसी पेशेंट को फ्लूइड्स दे देंगे तो क्या होगा कि हाइपरकैल्सीमिया जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम की वो कम हो जाएगी, और जिससे हाइपरकैल्सीमिया होने के बावजूद भी कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन इफेक्ट की वजह से हाइपरकैल्सीमिया डाउन आ जाएगा पेशेंट का। और जब हाइपरकैल्सीमिया होता है, इट कॉजेज डिहाइड्रेशन इन द पेशेंट, इट कॉजेज डिहाइड्रेशन इन द पेशेंट। सो वी विल गिव first IV fluids, then we will give IV diuretics furosemide because it causes hypercalciuria, hypercalciuria, and therefore
हाइपोकैल्सीमिया, देयरफॉर हाइपोकैल्सीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सो इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप और इमीडिएट स्टेप, और इमीडिएट स्टेप। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको पेशेंट की सिम्टोमेटिक प्रोफाइल दी जाएगी और आपसे पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द इमीडिएट स्टेप। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द बेस्ट स्टेप, ओके व्हाट इज द बेस्ट स्टेप, सो बेस्ट स्टेप में आपको प्रायोरिटी देनी है पहले आईवी डायरेटिक्स की, अगर पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहा है। बट अगर पेशेंट इमरजेंसी में नहीं प्रेजेंट कर रहा है तो उस केस में आपको आईवी बिस्फोस्फोनेट्स ही रिकमेंड करने हैं फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। इमीडिएट या फर्स्ट स्टेप दिया जाता है तो आपको देना आईवी फ्लूइड्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आईवी फ्लूइड्स के बाद, तो आंसर आएगा आईवी डाययूरेटिक्स। बट अगर आपको बेस्ट स्टेप पूछा जाता है तो आपको आंसर देना आईवी डाययूरेटिक्स। इमीडिएट बेस्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आईवी डाययूरेटिक्स, इमरजेंसी केस है। बट अगर मेंटेनेंस के लिए पूछ रहे हैं तो आईवी बिस्फोस्फोनेट्स देने, क्यों? क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया को आपको प्रिवेंट करना है, तो आईवी बिस्फोस्फोनेट्स आपको देने पड़ेंगे पेशेंट को। ओके, सो दैट इज जोलेंड्रोनेट, आईवी इज जोलेंड्रोनेट। ओके, नाउ कमिंग टू दी सर्जरी पार्ट। अब हमने क्या किया, पेशेंट का मैनेज तो कर दिया, सिम्टोमेटिक उसको मैनेजमेंट कर दिया। बट अगर क्या है, अगर एडिनोमा हो रखा है, हाइपरप्लेजिया हो रखा है, तो उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि जो बेसिक पैथोलॉजी है वो तो हटे, तभी तो पेशेंट ठीक होगा। तो उस केस के अंदर पहले देखते हैं एडिनोमा के लिए। सो एडिनोमा के लिए तो अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि पैराथायरॉइड हो, पैराथायरॉइड ग्लैंड ही है सर्जरी में। तो जब भी पैराथायरॉइड ग्लैंड को आप टच करोगे, सो इट विल बिकम डस्की ऑन टच एंड यू हैव टू लुक फॉर सेंटिनल पैड ऑफ फैट। मतलब कहीं भी एक आपको सेंटिनल अलग से एक पैड ऑफ फैट दिखेगा सर्जरी पे। जब आप सर्जरी, आप नेक ओपन करोगे पेशेंट का, फेशिया आप उसके इधर उधर करोगे, फेशिया हटाओगे और फिर उसके बाद देखो तो सेंटिनल पैड ऑफ फैट मिलेगा, और जैसे ही आप उसको ग्लैंड को टच करोगे तो डस्की हो जाएगा, ठीक है, इट विल चेंज इट्स कलर। सो फॉर एडिनोमा देयर इज मियामी प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मियामी प्रोटोकॉल। सो इट इज इंट्रा ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि विद इन 15 टू 20 मिनट्स देयर इज ड्रॉप 50%, मोर देन 50% ड्रॉप इन पीटीएच। आपको एक टाइमिंग याद रखनी है और दूसरा कितना परसेंट। अब एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, और परसेंटेज में आपको 80%, 60%, 30%, 15 to 20%, 15 to 20 मिनट्स, मोर देन 50% ड्रॉप। ओके, कैसे याद रखोगे इसको? मैंने बहुत सिंपल चीज है, पीटीएच है ना, पीटीएच जब हम प देखते हैं तो प से क्या होता है? 5। प से क्या आता है? 5। निमोनिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो। पीटीएच का मतलब पहला वर्ड आता है पी, और पी को क्या बोलते हैं? हम 5 बोलते हैं, ठीक है। पी से क्या होता है? 5, तो 5 के मल्टीपल है 5 into 3 15, 5 into 4 20 एंड 5 into 10 50। तो 5 के मल्टीपल्स है 15, 20 एंड 50। ओके, और सब में पहले इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, और इसको आप 5 into 4 20। ओके, सो नाउ, सो इट विल, सो ये मियामी प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। जब आप मियामी प्रोटोकॉल, जब आप मान लीजिए आपने पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव कर दिया, अब आपको पीटीएच हार्मोन के लेवल्स चेक करने हैं। 15 to 20 मिनट्स के अंदर मोर देन 50% ड्रॉप है तो हम क्या बोलेंगे इसको? सक्सेसफुल एडिनोमेटस ग्लैंड रिमूवल है, ठीक है, सक्सेसफुल एडिनोमेटस ग्लैंड रिमूवल है अगर मियामी प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हो जाता है तो। अब क्वेश्चन आएगा कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है सर्जरी के, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू सर्जरी क्या है? अगर लिथियम इंड्यूस्ड है तो ऑब्वियसली, अगर लिथियम इंड्यूस्ड है तो भाई आप सर्जरी क्यों करोगे? आप तो लिथियम को हटाओगे ना। दूसरा क्या है? ट्रांस एक्सिलरी रूट। अगर आप ट्रांस एक्सिलरी रूट से जा रहे हो तो मिनिमल इन्वेजन आपको, मतलब मिनिमल इन्वेजिव रूट होता है ट्रांस एक्सिलरी रूट, दैट इज आल्सो दी कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर किसी पेशेंट को फेमिलियल प्राइमरी पैराथायराइड है, एडिनोमा, ठीक है, अगर प्राइमरी पैराथायराइड एडिनोमा है, फेमिलियल है, तो उस केस में हमें रिमूव नहीं करना है कॉन्ट्रा। मल्टी ग्लैंडुलर डिसीज है तो भी रिमूव नहीं करना, मल्टी ग्लैंडुलर डिसीज है तो भी रिमूव नहीं करना। तो दे इज ऑल वर दी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि पैराथायरॉइड के साथ क्या होता है, जो हमारा लैरिंक्स है उसके पास के 3 ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड, पैराथायरॉइड और थाइमस। अब किन पेशेंट्स के अंदर थाइमस, क्योंकि जो थाइमस है वो इन्वॉल्व किस में होता है? जो थाइमस होता है वो इन्वॉल्व होता है कैल्सिटोनिन में। ओके, सो अगर हम थाइमस को रिमूव कर देंगे, कैल्सिटोनिन इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो उस केस के अंदर अगर हम थाइमेक्टमी करते हैं तो इंक्रीज यील्ड होगी। किन केसेस के अंदर? अगर फैमिलियल है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म है और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इन केसेस के अंदर, इन सभी केसेस के अंदर हमें क्या करना है? थाइमेक्टमी करनी है। फैमिलियल पेशेंट है, फैमिलियल हिस्ट्री है, उसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म है या फिर इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व है, अगर ये तीन चीजें, तो उसके अंदर हम अगर थाइमेक्टमी करेंगे तो यील्ड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ द रिकरेंस पार्ट। अगर पेशेंट को क्या होता है कि रिकरेंस होती है, ठीक है, अगर पेशेंट होती है तो अगर पेशेंट को रिकरेंस होता है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो ढंग से रिमूव नहीं हुआ है या फिर कुछ पार्ट जो है वो बच गया है वहां पे, ठीक है,
तो इस केस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 6 मंथ्स के अंदर फिर से अगर पैराथायराइड का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैसानोवा टेस्ट करते हैं। कैसानोवा टेस्ट क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, मतलब हमें कैसानोवा टेस्ट बता देगा कि रिकरेंस है या फिर नहीं है, या फिर पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से ही है। तो अगर तो हमने अगर हम पैराथायराइड हार्मोन अगर हम नेक वेन से लेते हैं, या फिर हम पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ब्रेकियल वेसल से लेते हैं, तो उस केस में हमें पता लग जाए कि ऑटो ट्रांसप्लांट, मतलब ऑटो ट्रांसप्लांट अगर हमने कर रखा है तो हमें सैंपल लेना है ब्रेकियल वेन से। अगर हमें नेक में हमने ट्रांसप्लांट किया है तो उस केस में हमें लेना है पैराथायराइड फ्रॉम द नेक वेन। ठीक है, तो कैसानोवा टेस्ट हम ऐसे करते हैं पैराथायराइड का लेवल चेक करने के लिए। 6 मंथ्स के अंदर अगर इंक्रीज कर जाता है तो हम बोल देते हैं कि ठीक है, रिकरेंस हो चुका है, और सैंपल कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ कमिंग टू दी हाइपरप्लेजिया। अब हमने क्या देखा था, अभी हमने पीछे देखा था एडिनोमा के केस में, अभी हमने देखा था एडिनोमा के केस में, अब हम देखेंगे हाइपरप्लेजिया के केस में। तो हाइपरप्लेजिया केस है तो हमें या तो दो ऑप्शंस है, या तो हम चारों के चार रिमूव कर दें और ऑटो ट्रांसप्लांट कर दें सिर्फ हाफ को। बट अगर हम रिमूव कर रहे हैं मोर देन 3.5, रिमूव कर दें 3.5 को और सिर्फ आधा छोड़ दें, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दोनों ही हम केसेस कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी किसको देनी है कि चारों के चारों रिमूव करें और ऑटो ट्रांसप्लांट कर दें सिर्फ हाफ को। हम सिर्फ हाफ को ही क्यों ऑटो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बिकॉज इतना जो है ना नेसेसरी है, पेशेंट को पहली हाइपरप्लेजिया है, पेशेंट को पहली हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। अब हम इतना रिमूव करेंगे कि जो हाइपरप्लास्टिक जो सेल्स हैं वो इतना एडिक्वेट हार्मोन बना सकते हैं, हमें पता है, तो इसलिए हम हाफ ही पेशेंट को ऑटो ट्रांसप्लांट करेंगे। नाउ अब ट्रांसप्लांटेशन का मेथड क्या है, कोल्ड सलाइन लेंगे सिरिंज के अंदर, ठीक है। अब दो मेथड कर सकते हैं, या तो ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर डाल दें, या फिर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो मसल है इसके अंदर डाल दें। तो अगर ब्रेकियोरेडियल्स के अंदर डालते हैं तो उस केस के अंदर हम नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर डालेंगे, पेशेंट के नॉन डोमिनेंट, जैसे किसी लेफ्ट हैंड होगा, किसी किसी का राइट हैंड होगा, तो ब्रेकियोरेडियल्स हम चूज करेंगे और नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर डालेंगे, ठीक है। दिस इज अगेन दी पीवाईक्यू। और दूसरा क्या, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के अंदर डाल सकते हैं अगर हमने पैराथायराइड को बाय मिस्टेक रिमूव कर दिया। सिर्फ अगर हमने बाय मिस्टेक कैसे रिमूव कर दिया, हम चाह रहे थे भी, हम तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना चाह रहे थे, ठीक है, बट हमने क्या कर दिया, पैराथायराइड रिमूव कर दिया, तो उस केस के अंदर बाय मिस्टेक हो गया, तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी एसिम्प्टोमेटिक, अगर पेशेंट अभी तक हमने सारा देखा, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट था, पहले उसका हाइपरकैल्सीमिया को मैनेज करने के लिए क्या करना है, फिर डेफिनेटिव सर्जरी हमने देखी क्या करनी है एडिनोमा के केस में और हाइपरप्लेजिया के केस में। नाउ अब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, मतलब पेशेंट गया था डॉक्टर के पास किसी और कंप्लेंट के साथ, बट उसको हाइपरकैल्सीमिया था, उसने ब्लड टेस्ट कराया, हाइपरकैल्सीमिया निकला, फिर उसके बाद हमने देखा उसके ग्लैंड्स की जो साइज था वो चेक किया, ठीक है, सिस्टम में भी स्कैन किया, सब पता लगा, तो पता लगा पेशेंट को तो भाई हाइपरकैल्सीमिया हो रखा है ड्यू टू प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो उस केस में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो गया, बट अब हमें सर्जरी कब करनी है उस केस में, तो उस केस में सर्जरी करने के लिए इंडिकेशंस है। क्या इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिकेशंस, इनको आप भूल ही नहीं सकते। इनको भूल दिया तो मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दोगे आप, ठीक है, पैराथायराइड के साथ में। तो पहला है कि एज इज लेस देन 50, कैसे याद रखोगे, पैराथायराइड PTH, पी यानी कि 5, पी यानी कि 5 और दिस इज 5, ओके, तो एज शुड बी लेस देन 50। सीरम कैल्शियम क्या होना चाहिए, 1 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 0.25 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए। जो टी स्कोर है, टी स्कोर क्या होता है, जब हम किसी भी जो भी ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट होता है, हम बोन की डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी चेक करने के लिए पेशेंट को एक यंगर पेशेंट के साथ कंपेयर करते हैं, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, तो फिर उससे टी स्कोर आता है। अगर टी स्कोर लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पीटीएच को रिमूव करेंगे। या फिर पेशेंट को वर्टिब्रल फ्रैक्चर है इमेजिंग पे, एक्सरे पे, ठीक है, सीटी स्कैन पे, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एसिम्प्टोमेटिक केस है तो उसके अंदर सर्जरी सर्जरी करेंगे। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस पेशेंट की लेस देन 60 ml पर मिनट है, यानी कि रीनल आरएफटी इश्यूज आ रहे हैं उसको, या फिर 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम जो है उसका 400 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा, दिस इज आल्सो सिम्टम ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, साइन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी, दिस इज आल्सो साइन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, 400 से ज्यादा है, और पेशेंट को नेफ्रोलिथियासिस या फिर कैल्सिनोसिस यानी कि स्टोन्स है, कैल्शियम के स्टोन्स बन गए पेशेंट को, इतना ज्यादा हाइपरपैराथायराइडिज्म हो रखा है, ठीक है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमें क्या करना है, सर्जरी इंडिकेशन है पेशेंट की। एसिम्प्टोमेटिक केस में एज लेस देन 50, सीरम कैल्शियम मोर देन 1 mg पर डेसीलीटर, टी स्कोर 2.5 से कम हो, यानी कि पेशेंट जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो रखा है, उसको किडनी में इशू आ गया, क्यों किडनी में अगर इशू है तो कैल्शियम बाहर कैसे निकाले, कैल्शियम तो अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, क्रिएटिनिन, या फिर किडनी अगर का इशू है तो फिर किडनी बाद में सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कर देगी, ठीक है। तो क्रेटिन क्लियरेंस उसका कम है, 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम उसका बहुत ज्यादा हो गया, मोर देन 400, तो हाइपर कैल्सीमिया जिसकी वजह से बाहर यूरिन के अंदर अभी निकल रहा है,
नेफ्रोलिथियासिस यानी कि कैल्शियम के स्टोन्स बन चुके हैं। तो सारी अगर ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो आपको सर्जरी उसमें करनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी का क्या मतलब हो गया, जो पैथोलॉजी है ना, सेकेंडरी का मतलब है जो पैथोलॉजी है वो किस में है, रीनल में है या किसी और सिस्टमिक इशू में या फिर किसी और सिस्टमिक ऑर्गन के अंदर है। मतलब पीटीएच ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पीटीएच ग्लैंड ओके है, पर लेकिन बाकी चीजों में दिक्कत है जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है और बाद में फिर पीटीएच को मैनेज करना करना पड़ रहा है उस हाइपरकैल्सीमिया को। इट इज एसोसिएटेड विद FGF 23, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। नाउ अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लिथियम, लिथियम हाइपरकैल्सीमिया कराता है, ठीक है। जब भी किसी साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर हम लिथियम रिकमेंड करते हैं तो उसमें हम हमेशा कैल्शियम की जो सीरम लेवल्स हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर करते हैं सीरम कैल्शियम लेवल्स, ठीक है, मॉनिटर करते हैं सीरम कैल्शियम लेवल्स। अगर जब हम लिथियम देते हैं तो लिथियम की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। CRF, क्यों, क्योंकि अगर किडनी में इशू है तो क्या हुआ कि विटामिन डी नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विटामिन डी नहीं बनेगा, ठीक है। जो विटामिन डी नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो पेशेंट को लगेगा कि भाई कैल्शियम की तो दिक्कत हो रही है, कैल्शियम जो होगा वो कम हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए पीटीएच रिलीज हो, जब पीटीएच रिलीज हो तो फिर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, सो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पीटीएच। विटामिन D3 डेफिशिएंसी, अगेन इट डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी या कैल्शियम, दोनों का भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होंगे, पीटीएच लेवल ज्यादा होगा, फॉस्फेट लेवल ज्यादा। क्यों फॉस्फेट लेवल क्यों ज्यादा होगा, फॉस्फेट लेवल इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जो किडनी होती है ना वो करती है फॉस्फेट का एक्सक्रीशन, वो करती है फॉस्फेट का एक्सक्रीशन। अब किडनी तो होगी डैमेज, तो फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कौन करेगा, तो इसलिए फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और किडनी में इश्यू तो विटामिन डी बन नहीं रही है, विटामिन जब बन नहीं रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल कम होता चला जाएगा और कैल्शियम के लेवल को ठीक करने के लिए पीटीएच जो होगा वो रेज होगा। तो पैथोलॉजी क्या है, किडनी का इशू है, किडनी का इशू है तो किडनी विटामिन डी नहीं बना पा रही, कैल्शियम कम हो गया, किडनी का इशू है तो फॉस्फेट बाहर नहीं निकल पा रहा तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ गया। अब इसको ठीक करने के लिए पीटीएच आता है। अब पीटीएच अगर आ जाएगा तो कैल्शियम को बढ़ाएगा वो, पर लेकिन इतना एविडेंट नहीं होगा कि सीरम कैल्शियम ही बढ़ा दे ब्लड के अंदर, ठीक है। इस चीज कॉन्सेप्ट को समझो, जो पीटीएच है वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि भी वो कैल्शियम को ही बढ़ा दे, वो इसलिए निकल रहा है रिलीज हो रहा है क्योंकि कैल्शियम कम है। जब तक कैल्शियम बैलेंस नहीं होगा तब तक पीटीएच बनता रहेगा और पीट और कैल्शियम कब तक कम रहेगा, जब तक किडनी खराब है। तो ये जो विशियस साइकिल है चलती रहेगी, किडनी खराब, विटामिन डी कम, कैल्शियम कम, पीटीएच इंक्रीज होगा और फॉस्फेट इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर टू करेक्ट कैल्शियम हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लो फॉस्फेट डाइट करनी पड़ेगी और सीना कैल्सिट भी दे सकते हैं जो कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है पीटीएच के। क्यों, क्योंकि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना वहां पर होते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, ये किसीना कैल्सिटिन कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। फिर ये बताते हैं कि चलो ठीक है, कम कैल्शियम लेवल भी पीटीएच जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो गया है, मतलब उसको पता लगे कि हाँ कैल्शियम ब्लड के अंदर है, तो ज्यादा पीटीएच नहीं रिलीज करेगा, तो पीटीएच लेवल क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। अब क्या सर्जरी इंडिकेशन, हमने एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर देखी थी प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर सर्जरी इंडिकेशन, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। अब हमें सर्जरी इंडिकेशन देखनी है इस केस के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर। तो इसमें क्या है, 5 है, पीटीएच 800 से ज्यादा, कैल्शियम फास्फेट 70 से ज्यादा, कैल्सीफाइलेक्सिस और प्लूराइटिस या फिर एनीमियन CRF, ठीक है। वैल्यूज कैसे याद रखनी है आपको, जब इसमें क्या वैल्यू थी, इसमें वैल्यू थी 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम की वैल्यू थी मोर देन 400, ठीक है, और टी स्कोर की वैल्यू थी 2.5 से कम या बराबर, कैल्शियम की वैल्यू थी 1 से ज्यादा, इसमें क्या कैल्शियम फॉस्फेट 70 से ज्यादा और पीटीएच जो है वो 800 से। सो वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ओके। और कैल्सीफाइलेक्सिस, कैल्सीफाइलेक्सिस अभी आगे डिस्कस करूंगा। टर्शरी पैराथायराइडिज्म, टर्शरी पैराथायराइडिज्म क्या है कि किडनी में क्या है, किडनी में इतना इशू आ चुका है, लॉन्ग स्टैंडिंग CRF, लॉन्ग स्टैंडिंग सीआर यानी कि बहुत साल से क्रोनिक रीनल फेलियर चल रहा है। अब क्या हो गया कि भाई पीटीएच भी ऐसा हो चुका है, सेंस हो चुका है, पीटीएच ने इतना पीटीएच बढ़ चुका है कि कैल्शियम को इतना हाई अप कर दिया कि कैल्शियम अब कम नहीं रहा, कैल्शियम इंक्रीज, पीटीएच इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज हो चुका है। टर्शरी यानी कि मैक्स लेवल हो चुका है, जितना हो सकता है ना कैल्शियम फॉस्फेट और पीटीएच का सब हो चुका है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। और लॉन्ग स्टैंडिंग सीआरएफ की वजह से हुआ है सब कुछ। बेसिक पैथोलॉजी में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है, कैल्सीफाइलेक्सिस होता है जब कैल्शियम जो है वो इतना बढ़ चुका है कि वो स्किन में डिपॉजिट हो जाए, ब्लड वेसल सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू कर दे। इसकी वजह से पेनफुल स्किन नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि ब्लैक ब्लू पैचेस होते हैं, ब्लैक ब्लू पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे, गैंग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, उस चीज का। तो इट इज एसोसिएटेड विद वॉरफेरिन, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वॉरफेरिन, ठीक है। दिस वाज द CMS क्वेश्चन, दिस वाज द INI क्वेश्चन आल्सो, PYQ, क्या व्हाट इज कैल्सीफाइलेक्सिस, ओके।
Now, what is pseudo hyperparathyroidism? Pseudo hyperparathyroidism, what is it? It is the PTH related peptide in malignancy associated with paraneoplastic syndrome. यानी कि सूडो का मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है फेक, सूडो का मतलब होता है फेक, और हमें ऐसा लगता है कि भी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को मिमिक कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो भी रिलीज करते हैं पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, जो कि मेन फंक्शन करता है सिमिलर टू पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ एसोसिएटेड होता है पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, ओके, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड। बट मोस्ट ऑफ द पैरान्यूप्लास्टिक कहाँ से निकलते हैं? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग से। मोस्ट ऑफ द, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स अराइज फ्रॉम स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, बट जो सूडो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इट इज एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन विद द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। So this completes our parathyroid hormone. Okay, so this completes our parathyroid hormone, parathyroid gland के cancers. Okay, now in the coming episode of cancer series, I'll be discussing most probably the breast cancer, and then I am going from head and then coming to the toe. So सारे के सारे cancers ऐसे इसी सीक्वेंस में कवर करूंगा मैं। नेक और हेड के कैंसर्स कवर कर चुका हूँ, ईएनटी ऑप्था के भी कवर कर चुका हूँ, फेस कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई विल बी कमिंग टू द ट्रंक। उसमें पहले ब्रेस्ट कवर करूंगा, उसके बाद कवर करेंगे जीआई के कैंसर्स, ओके, उसके बाद कवर करेंगे फिर आगे पेरिनियम के कैंसर, पिनाइल कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर्स, ऑल ऑफ दैट, एंड देन यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर, ऑल ऑफ दैट। So this was the parathyroid cancers overall, and all the best for your INI exam on the 9th November. Keep working hard and you will achieve your dreams.